नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल समर्थ क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक राजपूतों की उत्पत्ति। क्या कहता है इस विषय में इतिहास या इतिहासकारों के क्या मत हैं राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में। तो दोस्तों ऐसा है कि ये जो आप पेज देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये किसी गाइड का पेज नहीं है दोस्तों। ये RBSC ने खुद इस साल एक बुक लॉन्च की है, राजस्थान संस्कृति और आर्ट कल्चर एट्सेट्रा। तो उस बुक से मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करा रही हूँ। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो बातें हो रही है पता नहीं ये सही है कि नहीं है, आंसर हाँ या ना। और क्योंकि रीट का एग्ज़ाम करवा ही आपकी RBSE ही रही है, यानी कि BSER, तो मुझे लगता है कि इसी बुक से पढ़ना हमारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं और टॉपिक शुरू करते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में अलग अलग विद्वानों के या अलग अलग इतिहासकारों के क्या मत हैं। हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश से थे, 647 उनकी मृत्यु हुई थी। और उसके बाद से ही गुप्तों के समय में जो राजनीतिक एकता हिंदुस्तान में स्थापित हुई थी, उसका भी धीरे धीरे क्या हो गया, अंत होने लग गया। आपस में ही ये लोग क्या हुए, संघर्ष करने लगे। छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया हिंदुस्तान। हम सब जानते हैं कि गुप्त काल का जो समय है वो स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है हिंदुस्तान में। मतलब बहुत ही अच्छा पीरियड उस वक्त रहा था। ऑब्वियस है, हिंदुस्तान की कीर्ति चरम सीमा पर थी तो अच्छा ही था। लेकिन हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या हुआ, गुप्त काल के बाद वर्धन काल था और वर्धन काल से ही हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद का हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बढ़ गया था, इन्हीं राज्यों में जो नया राजवंश उभरा, ये माना जाता है कि यही राजवंश क्या कहलाया, राजपूत कहलाया। इसी मत को आगे बढ़ाते हुए स्मिथ क्या कहते हैं। स्मिथ का मानना तो ये है कि हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत पर मुसलमानों का आधिपत्य होने तक ये जो राजपूत वंश है इतना प्रभावशाली हो गया था कि 7वीं शताब्दी से, यानी कि 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड है वो किस काल से जाना जाता है, राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। हमें पता है कि इतिहास को हम 4 भागों में विभक्त करते हैं। पहला भाग है जो स्वर्णिम इतिहास कहला जाता है, वो है आपका हर्षवर्धन की मृत्यु तक का, यानी कि 6th सेंचुरी तक का, एंडिंग तक। और उसके बाद का जो समय है, यानी कि 7th सेंचुरी से बिगनिंग से लेकर 12th सेंचुरी की एंडिंग तक का जो टाइम पीरियड है वो दोस्तों जाना जाता है राजपूत युग के नाम से। ठीक है, और ऐसा किसने कहा है, ऐसा स्मिथ ने कहा है। हमें इस बात को ध्यान में रखना है। एग्जाम में स्टेटमेंट देकर कई बार इतिहासकारों के नाम पूछे जाते हैं। उसके बाद का टाइम पीरियड, यानी कि 12th सेंचुरी के एंडिंग से लेकर 15th सेंचुरी तक का टाइम पीरियड हमें पता है कि सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। और 15 से लेकर हमारी 1857 तक का जो पीरियड है, 1857 लगभग हम कह सकते हैं, वहाँ तक का पीरियड जो है वो मुग़ल सल्तनत के नाम से जाना जाता है। वैसे कहना ठीक तो नहीं 1857, क्योंकि एक्चुअली बात तो यही है कि 15th सेंचुरी से लेकर 1707 तक, तो वही टाइम पीरियड मुग़ल काल के नाम से जाना चाहिए। चलो जो भी है। और उसके बाद का टाइम पीरियड हमें पता है कि ब्रिटिश काल के नाम से जाना जाता है। चलिए ठीक है, हमारे टॉपिक पे आते हैं वापस, राजपूतों पे आते हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं कि अलग अलग लोगों की क्या क्या राय है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ये क्या फरमाते हैं, ये फरमाते हैं कि राजपूत शब्द जो है ये नया नहीं है। प्राचीन काल के जो ग्रंथ हैं उनमें इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। इसका प्रयोग इनके अनुसार कहाँ मिलता है, चाणक्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, कालिदास के नाटकों में मिलता है, बाण भट्ट के हर्ष चरित्र और कादम्बरी में भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा कह रहे हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी। हमें इन बातों को सबको ध्यान में रखना है कि किस इतिहासकार ने क्या क्या मत दिए हैं, क्योंकि इतिहासकार किसी एक मत पर सर्वमान्य नहीं है। सबकी अलग अलग राय है इनकी उत्पत्ति के बारे में, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में। उसके बाद क्या बात आती है दोस्तों, उसके बाद बात आती है कि जो चीनी यात्री था हेन सांग, वो क्या कह रहा था, वो ये कह रहा था कि राजाओं के नाम हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में कहीं तो क्षत्रिय लिखे हुए थे और कहीं राजपूत लिखे हुए थे।
तो इस तरह का जो हम देख रहे हैं कि सबके मत में अलग अलग अपना अपना मत देते हैं, किसी एक मत पर टिके हुए नहीं हैं। तो क्या क्या मत है इसके बारे में देख लेते हैं। पहला मत तो है कि राजपूत क्या है, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, ऐसा मत दिया है। किसने दिया है? ये मत दिया है गौरी शंकर हीराचंद ओझा और CV वैद। ये दोनों मानते हैं कि राजपूत जो है भारतीय आर्यों की संतान है। भारतीय आर्यों की संतान क्यों माना इन्होंने, इसके पीछे वो कुछ तर्क भी देते हैं। और क्या तर्क देते हैं कि ये जो है प्राचीन क्षत्रियों के भांति ही अश्व और अस्त्र की पूजा करते हैं तथा यज्ञ और बलि में भी क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। जब इन तर्कों को हम पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन अगर कंसेप्ट बेस आता है तो ऐसा भी आ सकता है कि हीराचंद ओझा या फिर CV वैद ने किन तर्कों के आधार पर इनको माना है, या फिर ये आ सकता है कि इनमें से कौन सा तर्क वो नहीं देते हैं। और अंतिम तर्क ये क्या देते हैं कि राजपूतों का जो शरीर है वो सुडौल है, बिल्कुल प्राचीन क्षत्रियों के भांति, लंबी नाक है और लंबा सिर है। ये सारे तर्क देते हैं उनको आर्यों की संतान मानने के पीछे कौन, गौरी शंकर हीराचंद ओझा और CV वैद। दूसरा तर्क क्या है मित्रों? तो दूसरा तर्क है कि राजपूत जो है वो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। और ये तर्क किसने दिया? ये तर्क दिया है चंद्र बरदाई ने, जो पृथ्वीराज तृतीय चौहान शासक, अजमेर के शासक, उनके दरबारी विद्वान थे। इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, नाम है पृथ्वीराज रासो। और इसी में ये राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताते हैं? अग्निकुंड से बताते हैं। क्या कहते हैं ये कि आबू पर्वत पर कुछ ऋषिगण निवास करते थे, विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य। और ये जब धार्मिक अनुष्ठान करते थे तो राक्षस क्या करते थे, मांस, हड्डी और मलमूत्र डालकर उस यज्ञ को अपवित्र कर देते थे। इन्हीं से लड़ने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने क्या किया, एक यज्ञ किया और यज्ञ से महावीरों की उत्पत्ति हुई, उनको उन्होंने उत्पत्ति दी। ये वीर कौन थे? परमार, चाणक्य, प्रतिहार और चौहान। ऐसा तर्क देते हैं कौन? चंद्र बरदाई। हालांकि इस वैज्ञानिक युग में इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इसके पीछे कईयों ने अपने अपने तर्क दिए हैं। इसको कुछ हद तक सर्वमान्य माना गया है, लेकिन फैक्ट अभी भी यही है कि राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में अभी भी इतिहासकार जो हैं वो अलग अलग मत प्रदान करते हैं। तीसरा मत क्या है दोस्तों? तीसरा मत है कि राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ब्राह्मणों से हुई। और ये सिद्धांत कौन देते हैं? ये देते हैं डॉक्टर DR भंडारकर। ये कहते हैं कि गुहिल राजपूत जो हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? नागर ब्राह्मणों से हुई है। और इसके लिए ये बिजोलिया शिलालेख है उसका उल्लेख करते हैं। ये कहते हैं कि बिजोलिया शिलालेख की जानकारी जो हमें मिलती है बिजोलिया शिलालेख से, उसी जानकारी के आधार पर हम ये कह रहे हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ब्राह्मणों से हुई है। ये कैसे है कि वासुदेव चौहान के उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके अलावा राजशेखर ब्राह्मण का विवाह किससे हुआ? अवंती सुंदरी से हुआ, ऐसा बिजोलिया शिलालेख में लिखा हुआ है। तो इस आधार पर ये कहते हैं कि राजपूत जो थे उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ब्राह्मणों से हुई थी। ये भी कहते हैं गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं? गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि मेवाड़ के जो महाराणा कुंभा है उन्होंने जयदेव की गीत गोविंद टीका में इस बात को स्वीकार किया है कि गुहिलोद जो हैं वो नागर ब्राह्मण गुहे दत्त की संतान है। किंतु कुछ इतिहासकार, खासकर दशरथ शर्मा, इस मत को स्वीकार नहीं करते। दशरथ शर्मा जो है वो क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। वो ये मानते हैं कि राजपूत जो हैं वो अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते थे कई बार। इसी बात पे कन्फ्यूजन हो जाता था और मान लेते थे कि उनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई, जबकि ऐसा नहीं है। ये तर्क किसका है? दशरथ शर्मा का है। अगला तर्क क्या है? अगला तर्क ये है कि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई वो हुई विदेशियों से, और ऐसा तर्क एक विदेशी ही दे सकता है। दिया है जेम्स टॉड ने।
ये कहते हैं कि राजपूत जो हैं वो शक और सीथियन जाति के वंशज हैं। और इसके पीछे ये कारण क्या बताते हैं, यानी कि ये तर्क क्या देते हैं? ये तर्क भी देते हैं किसका? अश्व पूजा, अश्वमेध, अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शिक्षा, इनका क्या करते हैं? टॉड उदाहरण देते हैं। बोलते हैं कि क्योंकि सीथियन और शकों में भी ये चीज़ प्रचलित है, ये सारे रीति रिवाज, और राजपूतों में भी ये सब प्रचलित है, तो हम इस आधार पे ये कह सकते हैं कि राजपूत क्या है? सीथियन और शकों के वंशज हैं। ये भी कहते हैं, अग्निकुंड की बात को स्वीकार करते हुए, चंद्रबरदाई ने जो अग्निकुंड का तर्क दिया उसको स्वीकार करते हुए कर्नल जेम्स टॉड क्या फरमाते हैं? ये फरमाते हैं कि 6ठी शताब्दी में जब ये जाति विदेशों से आई, शक और सीथियन जो हैं विदेशों से आए, तो यज्ञ व्यवस्था कर कर उनको अग्नि संस्कार के द्वारा पवित्र किया गया और वर्ण व्यवस्था के आधार पर क्षत्रिय वर्ण में ले लिया गया। इस आधार पर ये कहते हैं कि राजपूत क्या है? विदेशियों की संतान है। उसके अलावा स्मिथ क्या कहता है? स्मिथ ये कहता है कि राजपूत जो हैं यह जाति 8वीं-9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई थी। और स्मिथ क्या कहता है? कि राजपूत हूणों की संतान है। इन मतों को तो बिल्कुल ही स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम मानते हैं 4 तर्क हमने अभी तक पढ़े हैं। पहला तो आर्यों की संतान का, दूसरा अग्निकुंड से उत्पत्ति का, तीसरा ब्राह्मणों की संतान का, और चौथा आपका विदेशियों की संतान का। इस मत को तो बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करते इतिहासकार। उन तीनों मतों में फिर भी जरा कन्फ्यूजन उनका चलता रहता है, यानी कि सब अपने अपने तर्क बताते हैं। और ऐसा हम किस लिए कह सकते हैं? क्योंकि राजपूतों ने जब अपना इतिहास लिखवाया तो उसमें कहीं पे भी विदेशी शब्द का प्रयोग नहीं किया। वो अपनी उत्पत्ति सूर्य और चंद्र से बताते हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, इस तरह से वो अपनी उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। और राजपूतों के जो रीति रिवाज है, इसके मामले में तो सामान्यता स्थापित करना कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि ये रीति रिवाज तो शक और कुषाणों के आने से पूर्व भारत में प्रचलित थे। सूर्य पूजा भारत में वैदिक काल से होती हुई आ रही है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजपूत विदेशियों की संतान तो कतई नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में सबके अलग अलग मत हैं, और हमें हर इतिहासकार के मत को क्या करना है? ध्यान में रखना है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। कौन से? एक तो राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में पहला तर्क क्या है? कि ये वैदिक आर्यों की संतान है, आर्यों की संतान। दूसरा तर्क है अग्निकुंड का, अग्निकुंड। तीसरा तर्क कौन सा है? ब्राह्मणों की संतान, यानी कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति का। और फोर्थ है आपका विदेशियों से उत्पत्ति का। अब कौन सा इतिहासकार किस मत के पक्ष में है, उसके नाम के साथ आपको इस मत को ध्यान में रखना है। एक स्टेटमेंट हम और देख लेते हैं, वो है कानूनगो का स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य और चंद्र से उत्पत्ति भी एक काल्पनिक सत्य हो सकता है, परंतु राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हों, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपरा को बनाए रखा है। तो कानूनगो की इस परंपरा को हम क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करती हूँ मित्रों आपको राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में ये जो वीडियो बनाया है ये पसंद आया होगा। और क्योंकि IBSC की बुक के थ्रू ही ये डेटा हमारे पास आया है, तो आप निश्चिंत होकर रहिए। आगे जितने भी टॉपिक इससे रिलेटेड होंगे वो सारे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड share. Thank you and have a wonderful day ahead.